रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का मैदान एक बार फिर से आग के गोले उगल रहा है। जी हां, रूस ने यूक्रेन पर ऐसा हमला बोला है जिसकी तीव्रता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, झकझोर कर रख दिया। दरअसल शनिवार की रात रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। यह हमला केवल सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि सीधे देश की ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर किया गया। जानकारी के मुताबिक रूस ने 450 से अधिक ड्रोन, 45 मिसाइलें एक साथ दागी थी, जिनसे कीव, पोल्टावा और खार्किव जैसे प्रमुख शहरों में तबाही मच गई। वास्तव में यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि यूक्रेन की जीवन रेखा पर सीधा प्रहार था, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के 2 परमाणु संयंत्रों की बिजली आपूर्ति तक को ठप कर दिया है। पूरे देश में बिजली और ऊर्जा संकट गहराने लगा है। इस हमले में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि भी हुई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेनी अधिकारी बताते हैं कि दनित्रो शहर में एक ड्रोन ने अपार्टमेंट बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिसमें 3 लोगों की मौत और 12 के करीब इसमें घायल हुए। आपको बता दें कि जोपोरिजिया में 3 और खार्किव में 1 नागरिक की जान चली गई। इन हमलों के बाद से यूक्रेन की कई इमारतें, फैक्ट्रियां, बिजली घर खंडहर में तब्दील हो गए। यूक्रेन की ऊर्जा मंत्री स्वितलाना हिंचुक ने कहा कि आपातकालीन दलों ने बिजली ग्रिड को फिलहाल स्थिर कर दिया है, लेकिन व्यापक क्षति की मरम्मत से अभी समय लगना है उसमें। उन्होंने बताया कि अब देश भर में रोलिंग ब्लैकआउट लागू कर दिया गया है, यानी बिजली को बारी बारी से काटा जा रहा है ताकि ग्रिड पूरी तरह ढह ना जाए। राज्य स्वामित्व वाली ऊर्जा कंपनियां इस हमले को फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद का सबसे बड़ा हमला बता रही हैं। कंपनी ने कहा है कि कीव और खार्किव क्षेत्रों में उसके सभी बिजली संयंत्र अब बंद हैं। अब उनका उत्पादन 0 पर पहुंच चुका है। मतलब है कि कई प्रमुख इलाकों में ना तो बिजली है और ना ही गर्म पानी या हीटिंग सिस्टम। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले को रूस की सर्दी का रणनीति दरअसल बताया। उन्होंने कहा है कि मॉस्को जानबूझकर सर्दियों से पहले नागरिकों को ठंड और अंधेरे में धकेलना चाहता है। जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से अपील की है कि रूस पर वो और भी कठोर प्रतिबंध लगाएं, यूक्रेन को हवाई रक्षा प्रणाली से सशक्त किया जाए। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने इन हमलों की पुष्टि की है, लेकिन अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि हमले यूक्रेनी आक्रमण का जवाब है। मंत्रालय ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के हथियार उत्पाद केंद्रों और ऊर्जा ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि उसने 406 ड्रोन और 9 मिसाइलें मार भी गिराई, लेकिन 52 ड्रोन और 26 मिसाइलें अपने लक्ष्यों पर पहुंच गईं। देश भर में 25 ठिकानों पर भारी नुकसान हुआ है। इसमें क्रेमेंचुक और होरिश्री प्लाविनी जैसे शहरों में बिजली लगभग ठप हो गई है और अब वहां की जनता पानी और बिजली के लिए जनरेटरों पर निर्भर है। वास्तव में यह हमला केवल यूक्रेन की ऊर्जा व्यवस्था पर नहीं बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक सहन शक्ति पर वार है। जब किसी देश के शहरों में अंधेरा छा जाता है तो उसका असर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं बल्कि मनोबल पर भी पड़ता है। रूस ये दिखाना चाहता है कि युद्ध भले लंबा चले लेकिन उसकी शक्ति अब भी अडिग है। यूक्रेन का दावा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। कीव सरकार का कहना है कि रूस की हर मिसाइल का जवाब दिया जाएगा। इस ड्रोन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। रूस और यूक्रेन के इस युद्ध को नया दौर बताया जा रहा है। युद्ध अब केवल सीमा पर नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि अब ये ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, नागरिक जीवन को बर्बाद करने के उद्देश्य के साथ भी लड़ा जा रहा है। दक्षिण एशिया के समुद्री मोर्चे पर अचानक हलचल तेज हो गई। जी हां, एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने भारत की सामरिक और कूटनीतिक चिंताओं को बढ़ा दिया है। 1971 के ऐतिहासिक युद्ध के बाद पहली बार पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश के बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह महज एक सद्भावना यात्रा है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है। दरअसल पाकिस्तान नौसेना का युद्धपोत यानी PNS सैफ FFG 253 बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा। यह चीन में निर्मित F-22P जुल्फिकार वर्ग का मिसाइल फ्रिगेट है, यह भी जान लीजिए, जो 4 दिनों की यात्रा पर बांग्लादेश आया है। युद्धपोत की अगुवाई कैप्टन शुजात अब्बास राजा कर रहे हैं। वास्तव में यह दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 1971 के बाद पहली बार किसी पाकिस्तानी नौसैनिक पोत ने बांग्लादेश का रुख किया है।
बांग्लादेश, जिसे भारत ने 1971 में अपने सैन्य सहयोग से पाकिस्तान की दमनकारी शासन से आजादी दिलाई थी। इसलिए इस घटना को सिर्फ कूटनीतिक औपचारिकता के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे एक नई रणनीतिक चाल के तौर पर भी देखा समझा पढ़ा जा रहा है। देखिए, बांग्लादेश की नौसेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इस यात्रा की पुष्टि की और इसे सद्भावना यात्रा नाम बताया इसका। लेकिन समय और संदर्भ दोनों ये संकेत दे रहे हैं कि यह दौरा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है। ये वही दौरा है जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख नवीन अशरफ खुद बांग्लादेश के दौरे पर है। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की है। कुछ तस्वीरें आई हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद से पाकिस्तान के साथ संबंधों में अचानक गर्मजोशी आ गई है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में। पिछले महीने पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री कमांडर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी ढाका जा गया था। यूनुस और बांग्लादेशी सेना प्रमुख से उसने मुलाकात की थी। यानी यह महज एक सैन्य पोत का दौरा नहीं है, बल्कि एक लंबी तैयारी का हिस्सा प्रतीत होता है। ये वही समय है जब भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को सैन्य और रणनीतिक मोर्चे पर करारा जवाब दिया था और अब पाकिस्तान बांग्लादेश के माध्यम से भारत को घेरने की नई रणनीति पर काम कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा के जरिए पाकिस्तान बांग्लादेश की सत्ता के साथ अपने पुराने रिश्तों को फिर से मजबूत करना चाहता है, ताकि क्षेत्रीय प्रभाव बना रहे। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध बहुत सीमित है। 2024 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार केवल 86.5 करोड़ डॉलर रहा। इसमें से पाकिस्तान का निर्यात 77.8 करोड़ डॉलर था। यानी ये आर्थिक रिश्ता नहीं, बल्कि रणनीतिक समीकरणों पर आधारित रिश्ता है। यहां एक और अहम पहलू है जिसे आपको जानना चाहिए, चीन का प्रभाव। जी हां, जिस लिहाज से पाकिस्तान ये यात्रा कर रहा है, PNSF उसका निर्माण चीन में हुआ था। 2010 में इसे पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया। चीन न केवल पाकिस्तान का सबसे बड़ा रक्षा साझेदार है, बल्कि बांग्लादेश की नौसेना के साथ भी तेजी से अपने सहयोग का दायरा बढ़ा रहा है। ऐसे में यह दौरा भारत के लिए डबल चैलेंज की तरह है। एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन का बढ़ता समुद्री प्रभाव। विशेषज्ञों के अनुसार ये यात्रा पाकिस्तान और चीन का एक साझा रणनीति का कोई हिस्सा हो सकता है। इसके तहत भारत के पूर्वी तट के आसपास सामरिक दबाव बनाया जा सके, ये कोशिश हो सकती है इनकी। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का सामरिक महत्व बहुत अधिक है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि ये भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से का बेहद करीबी हिस्सा है। ऐसे में पाकिस्तान का वहां तक पहुंचना सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा पर सीधा संकेत है। वास्तव में भारत को अब दक्षिण एशिया में दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मिलकर भारत की स्ट्रेटेजिक रिंग को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि भारत इस घटनाक्रम पर क्या कूटनीतिक प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ये दौरा भले ही 4 दिनों का हो, लेकिन इसके निहितार्थ लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। प्रशांत महासागर में तनाव की लहरें अब और तेज हो चली हैं। चीन ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने न सिर्फ अमेरिका बल्कि भारत और फिलीपींस को भी सतर्क कर दिया है। देखिए, बीजिंग ने दुनिया को चौंकाते हुए अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान लॉन्च किया है और इस बार ये कोई साधारण युद्धपोत नहीं है, ये बल्कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस फ्लोटिंग एयरबेस है जो सीधे अमेरिका के मुकाबले खड़ा है। दरअसल शनिवार को चीन की PL नेवी ने फुजियान के ऑपरेशनल डेमो का वीडियो जारी किया है। इस हफ्ते चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में फुजियान की कमीशनिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। ये वही क्षण था जब चीन ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि उसकी नौसेना अब ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ा चुकी है। वास्तव में फुजियान को जो चीज बाकी जहाजों से अलग करती है वो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटपुल्ट टेक्नोलॉजी है। ये वही तकनीक है जो अब तक सिर्फ अमेरिका के गेराल्ड R. फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होती थी। इस तकनीक के जरिए विमान कम दूरी से रनवे पर तेजी से टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। यानी कि चीन अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से वो अमेरिकी नौसेना की बराबरी का दावा खुद को कर सकता है। लेकिन ये वह पहलू है जिसने एशिया प्रशांत के रणनीतिक संतुलन को भी हिलाया है, क्योंकि चीन ने ये युद्धपोत ऐसे समय में तैयार किया है जब साउथ चाइना सी में उसकी टकराव पूर्ण नीति चरम पर है। फिलीपींस के साथ पिछले 2 वर्षों में कई हिंसक झड़पें हो चुकी हैं।
अब चीन का आरोप है कि अमेरिका की शह पर फिलीपींस लगातार उकसावे की कार्रवाई कर रहा है और अमेरिका इस पर क्षेत्र को दरअसल इंडो पैसिफिक सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा मानता है और चीन की बढ़ती आक्रामकता पर खुलकर आपत्ति जता रहा है। दरअसल साउथ चाइना सी ही वो इलाका है जहां चीन अपने कृत्रिम द्वीप बना रहा है और अब फुजियान जैसे करियर के आने से वो क्षेत्रीय वर्चस्व को और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ गया है। फिलीपींस के अलावा चीन का रुख ताइवान को लेकर भी बेहद आक्रामक है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि चीनी राष्ट्रपति ने उन्हें ताइवान पर हमला न करने का भरोसा दिलाया है, लेकिन चीन की तैयारियां, सैन्य तैनाती ये संकेत देती है कि बीजिंग इस वादे से बंधा नहीं है। भारत के लिए भी ये विकास जो हुआ है उधर वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। चीनी जंगी जहाज, सर्वे वेसल और पनडुब्बियां अब इस क्षेत्र में आम दृश्य बन चुके हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने कहा था कि हिंद महासागर में चीन के हर जहाज की गतिविधियों पर भारत की कड़ी नजर रहती है, चाहे वे क्षेत्र में दाखिल हो रहा हो या बाहर निकल रहा हो, सबकी ट्रैकिंग होती है। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, लेकिन नौसेना लंबे समय से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की मांग कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस पर मंजूरी नहीं दी गई है। याद कीजिए, जब तत्कालीन CDS जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक स्थायी एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हिंद महासागर के मध्य में स्थित द्वीप समूह चीन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अब सवाल है कि जब चीन फुजियान जैसे उद्योगपोतों के जरिए अपने समुद्री ताकत 3 गुना कर रहा है, तो क्या भारत को भी अपनी समुद्री रणनीति नए सिरे से नहीं करनी होगी? क्या हिंद महासागर अब आने वाले वर्षों में समय में चीन बनाम भारत की प्रतिस्पर्धा का नया रणक्षेत्र नहीं बन रहा है क्या? दरअसल चीन की यह नई चाल सिर्फ सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, यह एशिया में अपनी पकड़ और अमेरिका की प्रभुता को चुनौती देने की खुली घोषणा है। और अब भारत, अमेरिका, फिलीपींस तीनों देशों की सतर्कता एक साथ बढ़ गई है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर एक बार फिर से सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ब्रिटिश जासूसी एजेंसी GCHQ ने कनाडा को वो खुफिया जानकारी दी थी जिसने भारत और निज्जर की हत्या को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन ध्यान दीजिए, ये वही कहानी है जिसे भारत बार बार झूठा और राजनीतिक साजिश बता चुका है। सवाल यह है कि क्या ब्रिटेन और कनाडा खालिस्तानी नेटवर्क को ढाल बनाकर भारत के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं क्या? या फिर ये सब भारत को दबाव में लाने की पश्चिमी चाल है कोई, ताकि खालिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई ना किया जा सके? कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है। नई ब्लूमबर्ग ओरिजिनल्स डॉक्यूमेंट्री के दावों के मुताबिक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी GCHQ ने भारत और निज्जर की हत्या के बीच संबंध जोड़ने में कनाडा की मदद की। रिपोर्ट में दावा किया कि ब्रिटिश एजेंसी ने जुलाई 2023 के अंत में इंटरसेप्ट किए गए फोन कॉल्स कनाडा को सौंपे। इनमें हरदीप निज्जर, अवतार सिंह खंडा और गुरपंतवंत सिंह पन्नू जिसे खालिस्तानी नेताओं को लेकर चर्चा थी, इन जैसे नेताओं को लेकर चर्चा थी उसमें। डॉक्यूमेंट्री के अनुसार यह जानकारी बेहद गोपनीय रखी गई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से दूर रखकर ओटावा के अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से सौंपी गई। यही नहीं, इन कॉल्स में कथित तौर पर भारत सरकार के लिए काम करने वाले व्यक्तियों की बात कही गई, जो इस हत्या को सफल मिशन बताकर चर्चा कर रहे थे। आरोपों के बाद ब्रिटेन में सिख फाउंडेशन UK ने अपने सुरक्षा मंत्री से जवाब मांगा है। आखिर ये खुफिया जानकारी पहले सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? ये सब उस समय हुआ जब भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सुधार की कोशिशें जोरों पर थी। भारत का रुख साफ है। नई दिल्ली ने दोहराया है कि भारत का इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। साथ ये भी कहा है कि कनाडा खुद अपनी धरती पर खालिस्तानी आतंकी तत्वों को बढ़ावा देता रहा है और अब उन्हीं की सुरक्षा में विफल होकर भारत पर दोष मढ़ रहा है। दरअसल कनाडा लंबे समय से खालिस्तानी एजेंडे की शरणस्थली बन चुका है। ब्रिटेन की भूमिका ने अब इस मामले को और ज्यादा उलझा दिया। दरअसल क्योंकि यदि ब्रिटिश एजेंसियां पहले से इन कॉल्स पर निगरानी रख रही हैं, तो क्या उन्होंने किसी साजिश को रोकने की कोशिश की? सवाल है। या फिर ये जानबूझकर भारत को घेरने की कोई दोहरी कूटनीति चाल है?
सवाल बहुत, लेकिन सच्चाई है कि खालिस्तान के नाम पर भारत को बदनाम करने का अंतर्राष्ट्रीय खेल जारी है और ये खेल पश्चिमी देशों की खामोशी से और ताकतवर बनता जा रहा है।